जहाँ तक प्रबंधन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि चूजे आपने लाए तो आपको कैसे उसका प्रबंधन करना है। तो उसको हम क्या है, ब्रूडिंग कहते हैं। ब्रूडिंग चूज़ों का प्रबंधन उसे कहा जाता है। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आपको जैसे आपने चिक्स लाया तो आप ऐसे ही नॉर्मली नहीं रख सकते। उसमें आपको, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं रहती है चिक्स में कि वो अपने शरीर का तापमान मेंटेन करे, तो हमको बाहर से उसको टेम्परेचर देना पड़ता है। तो उसमें एक ब्रूडर की आपको व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे 4 बाई 4 इंच की या टोकनी हो सकती है, या लकड़ी का कोई ऐसा बॉक्स हो सकता है। और इस तरह के बहुत सारी चीज़ों में आप चूज़ों को रख सकते हैं, और जिसको ब्रूडर कहा जाता है। तो जब तक वो संभल नहीं जाते, 1 आध महीना उसको लगता है, तो उसमें आपको टीकाकरण वगैरह सब देना पड़ता है। तो जब तक वो संभल नहीं जाते तो आपको ब्रूडर में टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर जब चिक्स लाते हैं तब आपको 1 वीक तक रखना पड़ता है। उसको फिर हर वीक थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर कम करके 27 डिग्री सेंटीग्रेड में हमको एक स्थिर तापमान हमेशा देना पड़ता है। और ब्रूडर के ऊपर भी कुछ स्टील की प्लेट आप ऐसे लगा सकते हैं। तो कई ऐसे ब्रूडर आप उपलब्ध हैं, तो कुछ फोटोग्राफ्स आप उसमें देख सकते हैं उसको। अब हाउसिंग मतलब घर कैसा होना चाहिए, मुर्गी घर आपका कैसा होना चाहिए, किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, एक मुर्गी को हमको पहले तो ये कहा जाता था कि एक मुर्गी के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह, लेकिन अब हम ये बोलते हैं कि उसको 1.5 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। मतलब 100 बर्ड्स हैं तो आपको 150 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। 100 हैं तो 1500 स्क्वायर फीट की आपको जगह चाहिए। और कम जगह में आप रखेंगे तो फिर वही इंजरी होगी, फिर आपस में वो उनकी लड़ाई होती है। तो ये सारी चीज़ों से सफोकेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों से आपको हमेशा बचाव करना है। तो एक बर्ड के लिए हम बोलते हैं कि 1.5 स्क्वायर फीट आपको जगह चाहिए। फिर आप हाउसिंग के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो आपके ऊपर है। बांस का, लकड़ी का, ईंट का, रेती का, जो भी इस्तेमाल करके आपको मुर्गी घर बचाना है। बस वो बारिश से और बहुत ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या है, कुछ 2-3 फीट का आप ये ईंटे से आप दीवार बनाइए, उसके बाद ऊपर उसकी जाली में आप उसको रख सकते हैं। और ऊपर छत अच्छे मजबूत होनी चाहिए। और वो जो जाली है उसमें हमेशा पर्दे लगा के रखिए। उसको तापमान के अकॉर्डिंग उसको आप बंद कर सकते हैं और उसको खोल भी सकते हैं। और उसको जो लीटर है, मैंने बताया आपको कि आपको जो लीटर की व्यवस्था है उसमें आप भूसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप धान का जो पैरा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको समय समय पर उसको हम निकाल के उसको एक फर्टिलाइज़र के रूप में उसका यूज़ कर सकते हैं। और समय समय पे अगर उसमें अगर लीटर कुछ गीला वगैरह हो जाता है तो उसमें हम हमेशा चूने का या सुपर फास्फेट जो है 1 किलोग्राम पर 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका हम छिड़काव करते हैं। अब कुछ फीडिंग की बात करें कि हमको जो पोल्ट्री है उसके फीड का हमको कैसे ध्यान रखना है। तो अलग अलग एज ग्रुप में हमको अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग एज ग्रुप में आपको फीडिंग की अलग अलग आपको व्यवस्था करनी पड़ती है। चिक्स है, छोटे चिक्स हैं तो आपको चिक्स मैश का उसको आपको आहार देना पड़ेगा। फिर लेयर है तो लेयर मैश है ना। फिर ब्रॉयलर आप रखें तो उसकी व्यवस्था आपको अलग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से 0 से लेके 6 वीक तक, मतलब 1.5 महीने तक आपको संतुलित आहार आपको पक्षियों को देना है। उसके बाद 1.5 माह बाद आप दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे कि भाई के फलों के छिलके हैं, आपका सब्ज़ी, बची खुची सब्जी है, अनाज है, इस टाइप की चीज़ें आप दे सकते हैं। और एक जो बात है कि हम जैसे कि हम भोजन करते हैं तो हमको क्या है कि सारी चीज़ चाहिए। एक संतुलित आहार हम लेते हैं कि एक थाली में जो है भोजन हमारा है तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी है, सलाद है। तो एक उसको हम क्या है, एक संतुलित भोजन कहते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये सारी चीज़ें उसमें उपस्थित है। तो इसी तरीके से बर्ड्स को भी हमको
संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। अब आहार में दो चीज़ें मुख्य हैं, जैसे हमारे आहार में दो चीज़ें मुख्य है, एक ऊर्जा है और एक प्रोटीन है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी हमको? रोटी चावल से मिलेगी। और प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमको? दालों से, फिर फिश है, फिर मीट है। तो ये दो चीज़ें हम इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे ही पक्षियों में हमको ऊर्जा के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? कोदो कुटकी है, चावल है, गेहूँ है, मक्के का भूसा है, ये सारी चीज़ें हमारा ऊर्जा में आती है। और प्रोटीन के लिए हमको दाल का छिलका है, मूंगफली की खली है, मछली चूरा है, कीड़ा है, दीमक है, ये सब से उसको प्रोटीन हमको मिलेगी। और एक हमको एक जो बैलेंस डाइट है पोल्ट्री में, तो उसमें हमको करीब 50 से 80% हमको एनर्जी की आवश्यकता है, 20 से 25% हमको प्रोटीन की आवश्यकता है, 5 से 7% हमको उसमें चूना पत्थर मिलाना है ताकि कैल्शियम मिल सके, 1 से 2% डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, 2 से 0.5% नमक चाहिए, 0.5% मिनरल मिक्सचर चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि मुख्य घटक जो है ऊर्जा और प्रोटीन है। तो ऊर्जा का मैंने बताया आपको, चावल और गेहूँ और मक्के का आटा, ये सबसे। और प्रोटीन जो है आपका मछली चूरा है, ये सब है, दाल का छिलका है, मूंगफली का खली, ये सबसे मिलेगा। और जो भोजन के मुख्य घटक हैं, पानी है। पानी किस लिए ज़रूरी है भाई? शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। और कुछ शरीर में अनावश्यक चीज़ें हैं उसको निकालने के लिए पानी ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट जो कि हमको अनाज से मिलता है, तो उसको भी देना ज़रूरी है। और कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलेगा? पीली मक्का है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, कनकी है, इससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। प्रोटीन आपको किस लिए ज़रूरी है भाई? शरीर के बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी है, उत्तक के लिए ज़रूरी है। तो प्रोटीन किससे मिलेगा? मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन की खली है, दाल का छिलका है, मछली का चूरा है, हरा चारा है, तो इससे आपको प्रोटीन मिलेगा। और मिनरल्स किससे मिलेंगे आपको? हड्डी का चूरा है, नमक है, चूना सीप है, संगमरमर का चूरा है, इससे आपको खनिज लवण मिलेगा। और विटामिन किससे मिलेगा आपको? हरे चारे से मिलेगा, पीली मक्का है, मछली का चूरा है। और विटामिन किस लिए ज़रूरी है हमको? संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और बेहतर अंडा और मांस के लिए आपको विटामिन की ज़रूरत है। तो अभी जब भी आप या तो आप ख़रीद के लाइए भोजन, उसका आहार जो है ख़रीद के लाइए, या तो फिर आप ऐसी व्यवस्था करें कि आप उसको घर पर ही बनाएं। तो ये आपको कंटेंट मैंने बता दिया है कि इतनी एनर्जी होना, इतना प्रोटीन होना, इतना चूना पत्थर होना, इतना मिनरल्स होना, तो आप उसको घर पे भी बना सकते हैं। और 1.5 महीने बाद आप उसको चाहे तो एक तो नीम के पत्ते आपको खिलाना ही है। साथ में मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको अगर अजोला की व्यवस्था घर में कर सकें तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, मिनरल्स है, तो वो भी एक बहुत अच्छा संपूर्ण आहार है। तो ये कंसनट्रेट मिक्सचर के साथ साथ आपको ये हरा चारा, सब्जियों के पत्ते, ये सारे चीज़ें आप देंगे तो आपका डेफिनेटली जो है ना कॉस्ट ऑफ रेयरिंग है जो है वो कम हो जाएगा। मतलब जो लागत है आपकी वो कम हो जाएगी। अब टीकाकरण की बात करें तो कुछ टीकाकरण जो है पोल्ट्री में बहुत हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत सारे ऐसी संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं अगर आप ऐसी पालन कर रहे हैं, तो जिससे कि पूरा जो है एक बार में पूरी मुर्गियां जो है ख़त्म हो जाती हैं। तो जब भी आप उसका पालन करें तो हमेशा टीकाकरण का ज़रूर स्टडी कर लें कि कौन कौन सा टीकाकरण हमको और देना है। तो एक बेसिक जो है, जैसे बैकयार्ड का पालन कर रहे हैं तो बैकयार्ड में भी या कुछ इंडिजिनस ब्रीड्स आपने रखी है, तो वनराजा है, कड़कनाथ है, या मेल फीमेल कुछ बैकयार्ड में आपने बैकयार्ड पोल्ट्री का पालन कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो है हमको उसमें कुछ टीकाकरण मैं बता रही हूँ आपको कि आपको जैसे चिक्स को लाते हैं तो फर्स्ट डे आपको मैरेक्स का टीका देना है, फिर 7 डेज़ में रानीखेत का, फिर 14 दिन में फिर रानीखेत बूस्टर, फिर 28 डेज़ में फिर रानीखेत बूस्टर आपको देना है, और 42 डेज़ में आपको फिर मैरेक्स, या 42 डेज़ में आपको पॉक्स का टीका देना है। तो इस तरीके से आप उसको
जो बैकयार्ड पोल्ट्री आप पालन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये टीकाकरण आपको देना है। अगर आप लेयर या बॉयलर का पालन कर रहे हैं तो आप इस तरीके से आपका टीकाकरण जो चार्ट है जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, तो ये आपको इस तरीके से टीकाकरण करना है कि आप लेयर में पहले देखें तो 5 या 7 डेज़ में आपको लसोटा देना है। उसके बाद 14 डेज़ में आपको आईबीडी, फिर 24 डेज़ में आपको आईबीडी बूस्टर देना है, 30 डेज़ में लसोटा फिर भी बूस्टर देना है, 7th वीक में फाउल पॉक्स देना है, 9th वीक में आपको फिर डिवर्मिंग कराना है और 10th वीक में R2B देना है और 15 वीक में उसका डीबीकिंग करना है। डीबीकिंग की मतलब उसका चोच को निकालना है। फिर 17 वीक्स में आपको लसोटा देना है। फिर तो ये लेयर का वैक्सीनेशन हो गया। उसी तरीके का बॉयलर में वैक्सीनेशन 3 से 5 दिन में आपको लसोटा देना है, 7 से 9 वीक में आईबीडी देना है, 16 से 18 वीक में फिर से आईबीडी आपको देना है और 24 से 26 डे में आपको फिर से लसोटा बूस्टर देना है। तो ये इसमें जो चार्ट आप देख रहे हैं इसमें डोज भी आपका लिखा हुआ है और आपका रूट भी इसमें लिखा हुआ है। और उसी तरीके से इस चार्ट में आप देखेंगे कि डिवर्मिंग का भी पूरा दिया हुआ है कि कौन कौन से राउंड वर्म हैं और दूसरे भी जो वर्म्स है उसमें डिवर्मिंग में आप कौन कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हैं और क्या क्या कौन कौन सी ड्रग जो है अलग अलग वर्म्स के लिए सूटेबल है। लेकिन बार बार मैं ये आपको बोलती हूँ कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमको डीवर्मर का इस्तेमाल करना है। धन्यवाद मैडम इस विस्तृत जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों, जैसा कि आज आपने डॉक्टर ममता मेश्राम जी से देखा कि मुर्गी पालन आप किस प्रकार से अपने घरों में कर सकते हैं, उसमें कई तरह की आपको ब्रीड की जानकारी दी गई, उनके आहार की जानकारी दी गई, उनके टीकाकरण के साथ साथ इससे आपकी आमदनी कितनी हो सकती है, एक मैडम ने पूरा विस्तृत जानकारी हमें प्रदान किया है। तो ये काफ़ी एक वृहत विषय है, तो इसलिए इस विषय को हम कई पार्ट में आपके साथ साझा करेंगे। तो इसलिए हमारे आने वाले सभी वीडियोस के साथ आप ज़रूर देखें, उनको सब्सक्राइब करें और ज़रूर देख के जानकारी लेके अपने यहाँ पे मुर्गी पालन कर अच्छी आय कमाएं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।